बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मुझे ज्वाइन किया है बहुत सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी साहब ने, जो अमेरिका में मौजूद हैं और जंगजियों से ताल्लुक़ है। वहाँ पर ये अपनी पीएचडी भी कर रहे हैं और वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। इन्हें मैं अपने प्रोग्राम में खुश-आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शरद खान साहब, आप हमेशा याद रखते हैं, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आसिफ अली भट्टी साहब, पाकिस्तान पाक अफ़वाज के सरबराह जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका का दौरा एक ऐसे वक्त में किया है जब फ़लस्तीन और इसराइल का इशू, आपको पता है, पूरी दुनिया में हाईलाइट है। और वो एक वहाँ पर गज़ा के अंदर जो मामलात हैं, और फिर मुसलमान दुनिया क्या आप एंगर देख लें, गुस्सा देख लें, जो कुछ वहाँ हो रहा है। तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? खान साहब, सिपह-सलार पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर, ये दौरा जो है वो उसके कुछ बहुत से ऐसे पहलू हैं जो शायद अवाम तक कुछ अरसे बाद पहुँचेंगे। लेकिन ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि हम माज़ी में देखते आए हैं। और जब आर्मी चीफ साहिबान यहाँ बुलाए जाते हैं, चाहे उनकी रिटायरमेंट का वक़्त करीब हो या वो अज़्यूम करें नया चार्ज एज़ अ आर्मी चीफ। सैयद आसिम मुनीर का ये पहला दौरा अमेरिका है और इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि इनके जो पेशरो थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ये भी अनप्रेसिडेंटेड था, मैं खुद डीसी में मौजूद था, जब उन्होंने वाशिंगटन डीसी का अचानक दौरा किया, जिसमें उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई उस वक़्त भी। और उसी मुलाकात के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात जिसमें आपको याद होगा कि नई-नई हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हुई थी और ये बात तय की जा रही थी कि ख़त्म होने वाली थी, आई मीन टू से। और उस वक़्त ये बात कही जा रही थी कि आर्मी चीफ को शायद एक्सटेंशन मिलने जा रही है, यानी उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी और वो कंटिन्यू करेंगे और शायद इमरान खान की हुकूमत, जिसके मुताल्लिक ये बात कही जा रही थी उस वक़्त कि वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये तमाम वो मामलात थे जिस पर उस वक़्त के आर्मी चीफ ने यहाँ पर अहम ना सिर्फ़ मुलाकातें की, बल्कि कुछ अहम उमूर, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान का जो मामला था, वहाँ पे जो सेटलमेंट होनी थी, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामलात हैं, उस पे बात हुई थी। अभी जो सैयद आसिम मुनीर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये वो कोऑपरेशन है जो कि हम खित्ते के हवाले से बात कर सकते हैं, जिसमें आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि उसका नया डायमेंशन क्या है। और दूसरा मामला है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सूरत-हाल चल रही है। उस पे भी आपको याद होगा कि बहुत सवालात यहाँ पे उठाए जाते रहे हैं व्हाइट हाउस से भी, और जो स्पोक्स पर्सन हैं यहाँ पर इंतज़ामिया के, अमरीकी हुकूमत के, उनकी तरफ से भी ये सवालात, उनके जवाबात ये आते रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना पसंद नहीं करते और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की अगर कोई खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है, तो उसको नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी ना कंडेमनेशन कभी सामने आई है, और जिस तरह से आपको याद होगा कि 9 मई के वाक़यात को लेकर के गिरफ्तारियाँ हुई, पाकिस्तान के अंदर जो है एक जमात के खिलाफ एक बाकायदा भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया गया और उसके सरबराह को जेल में डाला गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो कि मुल्क से 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर गए थे कोर्ट से, वो 4 साल के बाद जो है वो भरपूर जो इस्तकबाल में वापस तशरीफ़ लाए और वो उमंग रखते हैं कि वो नए दौर में दाखिल होकर एक दफ़ा फिर चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। तो ये तमाम वो पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि शायद इस दौरे का हिस्सा बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अमेरिका को कंसर्न है कि जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल है, वो काफ़ी डिले का शिकार हो रहा है। तो वो बरवक़्त इलेक्शन होने चाहिए, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी जो है बहाल होनी चाहिए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को उसको सुप्रीमेसी मिलनी चाहिए, और जो वहाँ पर इंसानी हकूक की अगर कोई खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है, तो उसको भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये तमाम मामलात टेबल पे बहस में आए होंगे, और चूँकि कुछ प्रीव्यू हमें मिलता है अपने सोर्सेज़ से, तो अफ़गानिस्तान का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव है इस वक़्त। खित्ते की जो रूटीन की जो सूरत-ए-हाल है या जो नॉर्मल सूरत-ए-हाल है, उसमें जो पाकिस्तान से अफ़गान बाशिंदों का निकाले जाना है, वो भी एक अहम मामला था जिस पर ये बातचीत हुई होगी। तो ये तमाम वो अहम इश्यूज़ हैं जिस पर हम आगे चल के मज़ीद भी बात करते हैं, शरद खान साहब। ये दौरा जो है, ये तो मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, ताआवन, कोऑपरेशन, मिलिट्री असिस्टेंस, पाकिस्तान क्या दे सकता है,
एक तरह का पाकिस्तान तो नॉन नेटो अलाई भी है, अगर यूक्रेन रूस की बात करें, वो भी ज़ाहिर है ये हुआ होगा, कहीं न कहीं डिस्कस होगा। फिर चाइना पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो भी डिस्कस होगी। पाकिस्तान और चाइना ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में सी-पैक का मामला है, कोऑपरेशन है, ये चीज़ें भी डिस्कस हुई होंगी। और फिर अफ़गानिस्तान में आपको पता है जिस तरह के हालात हैं, तो आप समझते हैं कि डज़ इट बॉदर अ, अमेरिका के ये पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात इलेक्शन वलेक्शन है, ये कोई अहमियत की अमल है? क्योंकि उन्हें तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के इंटरेस्ट हैं वो ये है कि ये एंगेज रखें हमारे हमसे एंगेज रखें, हम एक एटमी कुव्वत हैं, इतनी बड़ी फौज हमारे पास मौजूद है, हमारे चाइना से बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात है, तो ये हमारे साथ बाय ऑल मीन एंगेज रखना चाहते हैं। तो इंटरनल इश्यूज जो आपने गिनवाए हैं, यानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये तो इनको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम इस तरह की वहाँ डिस्कस हुई होगी। शहनाज खान साहब, इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सवाल छोड़ा था कि आप इस पर ज़रूर मुझसे सवाल ये पूछ सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये इंटरेस्ट क्यों जनरेट हुआ होगा? और अब आपने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं। एक तो मामला जो चाइना के साथ है और सी पैक का मामला है, वन बेल्ट वन रोड का, और प्लस में जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत-ए-हाल है। फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो सूरत-ए-हाल है, दैट इज़ मच वरिंग, क्योंकि आप देखें कि मुल्क का जो पहिया है मईशत का, वो चल नहीं पा रहा है। पिछले डेढ़ 2 बरस से तो पाकिस्तान एक ऐसे वर्ज पे खड़ा हुआ है जहाँ पर आप इंसॉल्वेंसी का खतरा है आपको। आप डिफ़ॉल्ट के खतरे से दो-चार हैं। प्लस में आपके फॉरेन रिज़र्व जो हैं वो इस हद तक नीचे जा चुके हैं कि शायद वो बताते हुए भी शर्म आती है। और प्लस किसी मुल्क ने आगे बढ़ के आपकी मदद नहीं की है अनफॉर्चुनेटली, जिनको आप भाई कहते थे, दोस्त कहते थे, करीबी साथी कहा करते थे। हर सर्दी और गर्मी के साथी, और हायर देन हिमालयंस, और लोअर देन सीज़, और स्वीटर देन हनी, और स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये सारे नारे जो हैं, वो हमें लगते ऐसे हैं कि जैसे वो सिर्फ़ टेबल टॉक थी। पाकिस्तान का जो मामला है वो सिवाय इसके कि आईएमएफ उसको सुलझा सकता है, जिसकी पहली किस्त पाकिस्तान ने वसूल की और दूसरी के लिए वो तगोदोर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर शहराज खान साहब, बड़ा अहम मामला है कि पाकिस्तान की मईशत भी पाकिस्तान की मिलिट्री चलाती है, और मिलिट्री चीफ जो है उनको आना पड़ता है, कभी वो ताजरों से मिल रहे होते हैं, और हर आर्मी चीफ का यही काम है कि वो अपना काम जितना भी करे, लेकिन वो साथ में ये जो सबसे अहम तरीन मामला है जिसमें हमारे सियासतदान या तो नाकाम है, या उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर कुछ और वजह है कि वो कुछ कर नहीं पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ये सारे काम करते हैं, और अभी भी इस दौरे के अंदर जो आपने सवाल किया, ये बहुत बड़ा पहलू है कि किसी भी मुल्क की तरफ से कोई आपको जिसका दावा किया जा रहा था चंद महीने पहले, यही सैयद आसिम मुनीर ने जब मुलाकातें की ताजरों से, तो उन्होंने उनको खुशखबरी सुनाई थी कि कोई 25 अरब डॉलर आ जाएँगे फलाँ जगह से। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा। और उसमें 25 अरब डॉलर एक मुल्क से, दूसरे साथी मुल्क से 25 अरब डॉलर, कोई 100 अरब डॉलर की नवीद सुनाई गई थी कि वो इन्वेस्टमेंट मार्च से पहले-पहले आ जाएगी। लेकिन दिसंबर आ गया है, अभी तक कोई ऐसी हमें शुनीद दिखाई नहीं दी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये बात ज़रूर है कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट का ख़्याल रखता रहा है पहले माज़ी में भी, और अभी भी ऐसे लगता है कि वो शायद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, वो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, और वो ये गारंटी देंगे इस बात की, जो आपने कहा ना कि उनको क्या इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, या पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है खान साहब, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, जिसके बहुत सारे स्टेक्स तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही में वो जमहूरियत का अलमबरदार भी है, और वो ये समझता है कि जिस मुल्क के अंदर उसके इंटरेस्ट होंगे, या जिस मुल्क के साथ उसकी दोस्ती होगी, या किसी भी रीज़न की वज़ह से वो उससे एंगेज होगा, तो वो तमाम अमूर जिन पर वो दुनिया को लेक्चर देता है, उसमें सबसे अहम मामला जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा डेमोक्रेसी की बहाली होनी चाहिए। तो शायद ये जो फ़ोकस है, ये इस तरफ रहा होगा किसी हद तक सिक्योरिटी अमूर के अलावा, कि पाकिस्तान के अंदर जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, उसकी तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। और वो कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन पर हम आगे चलकर बात कर सकते हैं। मैं इस बारे में जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपको इस आज के आपके प्रोग्राम में ज़रूर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि मैं पहुँच नहीं सका वहाँ पर एक रीज़न की वज़ह से। लेकिन बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो आपके नाज़रीन के लिए काफ़ी वो फ़ायदेमंद होगी। जी। ये अफ़गानिस्तान का भी आपने ज़िक्र किया, तो अफ़गानिस्तान और अमेरिका
दोनों एक पेज पर है इन टर्म्स ऑफ जो तालिबान की वहाँ पर हुकूमत है उसको तस्लीम करने या उसके खिलाफ इक़दामात उठाने या वहाँ से पाकिस्तान में ज़ाहिर है छोटी-मोटी दहशतगर्दी भी होती रहती है, आए रोज़ होती रहती है। अभी हाल ही में 23 हमारे सोल्जर मारे गए हैं। तो ये भी जो है वो ज़ाहिर डिस्कस हुआ होगा, तो इस हवाले से आपकी क्या मालूमात है? खान साहब, ये बहुत सेंसिटिव मामला है और मेरी चूँकि ये स्पेशलिटी तो मैं इसको नहीं कहता, लेकिन मैंने बहुत काम किया इसके ऊपर। अफ़गानिस्तान के जो मामलात हैं और पाकिस्तान के इंटरनल सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उसमें अफ़गानिस्तान जो है वो उसका जो सरज़मीन है वो बराह रास्त बकौल तालिबान के वो कभी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये उन्होंने जब अनाउंस किया था एज़ दे रिज़्यूम्ड देयर गवर्नमेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और वो तालिबान जो कि पाकिस्तानी तालिबान कहलाते हैं, उनको वो शेल्टर तहरीक-ए-तालिबान की बात कर रहा हूँ, उनको शेल्टर मिला हुआ है वहाँ पे। और ज़ाहिर है तालिबान की जब हुकूमत होगी तो क्या तालिबान अपने भाई तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम करेंगे? उनकी ज़रूरियात को असले की सूरत में हों, पैसे की सूरत में वो पूरी नहीं करेंगे। और आप देखें कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि पाकिस्तान में डॉलर साढ़े $300 में नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है 80 और 90 उनके जो अफ़गानी रुपया है, वो रुपीज़ है, उसमें डॉलर मिल रहा है। तो ये स्ट्रेंथनिंग शो करता है कि उनके पास इतना पैसा आ गया है, चाहे वो लूट-मार का है, चाहे वो किसी जो तरीके तालिबान है, जो पाकिस्तान में भत्ता वसूली का उनका काम है, वो उससे उन्होंने हासिल किया है या कोई और उसके सोर्सेज़ हैं। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न होगा और है कि वहाँ पे जो हुकूमत है उसने जो वादे किए थे जब वहाँ से विथड्रॉल हुआ था फोर्सेज़ का अमेरिकन फोर्सेज़ का, तो ये उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि वहाँ पर इंसानी हकूक की खिलाफवर्ज़ी नहीं होगी। ख़वातीन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, एजुकेशन की जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दी जाएगी, मीडिया को आज़ादी दी जाएगी और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ख़वातीन आज भी उन पर पाबंदी है, वो सारे इक़दामात जो कि मैंने अभी गिनवाए हैं, उन पे किसी पे भी अमल नहीं हुआ और साथ ही में जो ख़ित्ते की सलामती की सूरत-ए-हाल है, उसके लिए भी अभी तक उसी तरह ख़दशा नहीं बल्कि बहुत बड़ा ख़तरा बने हुए हैं तालिबान। तो ये ज़रूर बात हुई होगी, पाकिस्तान ने अपना जो आपने ज़िक्र किया फ़ौजियों की शहादत का, तो ये तो बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हर कुछ अरसे बाद तो एक ऐसा अमेरिका वाक़या अमेरिका ज़रूर और होता है। तो पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका एक और दूस पाकिस्तान अमे एक से एक पेज पर हैं इस मामले के ऊपर कि तो वो तालिबान ये को क्या सबक करना सिखाना चाहता ज़रूरी है या उनके लिए कोई ऐसा उनको टफ टाइम दिया जाए और ये प्लान का हिस्सा हो सकता है जो हमारी मालूमात हैं कि आने वाले वक़्तों के अंदर तालिबान के खिलाफ जो है वो एक नई सफ़बंदी हो सकती है खित्ते के अंदर और ये कोशिश होगी क्योंकि आपको पता है कि बहुत बड़ा एलाय है इंडिया भी अमेरिका का और चाइना जो है वो भी ये समझता है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होगी खित्ते के अंदर तो वो डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं और आपको पता है कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद उन्हें खतरात मौजूद हैं, वो बड़ी टेंस सिचुएशन के अंदर वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सबके मफ़ाद में होगा वहाँ खित्ते के कि तमाम ममालिक के कि अमेरिका अगर कोई ऐसा रोल प्ले करना चाहता है जिसमें तालिबान को कोई टाइट किया जा सके और उनकी हुकूमत तो ख़त्म करना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उनको उनकी फ़र्ज़ शनासी के लिए तैयार करने के इक़दामात हो सकते हैं प्रेशर डाल के। तो इस मामले पर पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर सकता है और तो पाकिस्तान का चूँकि बहुत ज़्यादा आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि डायलॉग से तालिबान को एंगेज किया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा या कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह की कोई बात होगी? देखिए, मैं आपको बताऊँ एक खबर हमारे पास कुछ अरसे टारगेटेड पहले थी और मैं टारगेटेड आपको आपके प्रोग्राम टारगेटेड में बता देता हूँ कि 2 तरह से पाकिस्तान एंगेज कर रहा है। एक तो तहरीक-ए-तालिबान है, उसको पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ साबिक अफ़सरान हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सिविल एस्टेब्लिशमेंट से भी है और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से भी। वो एंगेज किए हुए हैं उनको और वो कहीं मुल्क से कहीं बाहर ये बातचीत चल रही है उनके साथ और उनको एंगेज किया जा रहा है कि वो सरेंडर करें, हथियार गिराएँ। लेकिन अगर ये तालिबान जिनके पास हुकूमत है अफ़गानिस्तान की इस वक़्त, अगर वो उनकी सपोर्ट में साथ उनके खड़े रहते हैं, तो ज़ाहिर है वो कभी भी हथियार नहीं गिराते। तो ये अब जो नया स्ट्रैटेजी है, उसमें ये बात कही जा रही है कि किसी न किसी तरीके के साथ तालिबान को दोनों तरह से जो कि अभी आपने मेंशन भी किया कि एक तो प्रिसेशन और प्रिसाइज़ किस्म का जो है वो वहाँ पे उनको समझाने के लिए उनको सख्ती के साथ उनसे निपटा जाए और प्लस में नरमी के साथ ये होगा कि टेबल टॉक की जाए। तो ये दोनों स्टिक एंड कैरेट वाला मामला होगा, जैसे माज़ी में भी हमने देखा है और उसमें पाकिस्तान अच्छा, का किरदार पॉइंट बहुत अहम है।
پوائنٹ آ گیا میرے خیال میں یہ ضرور ڈسکس ہوا ہوگا، چونکہ پاکستان بھی اس کا شکار ہو رہا ہے اور امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور چائنا بھی شاید اس کی حمایت کرے۔ پوائنٹ آ گیا، یہ آپ نے مینشن کیا نواز شریف کی وطن واپسی، تو آرمی چیف صاحب نے یہ بھی مدعا اٹھایا ہوگا یا یہ بھی ڈسکس ہوگا کہ اقتدار آنے والے دنوں میں نواز شریف کو جائے گا؟ ان دیکھیے سے شناز بات خان ہوئی صاحب، ہوگی؟ ہم جرنلسٹ جو ہے نا، ہماری یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ معلومات ہیں۔ حقائق، زمینی حقائق کو دیکھ کے ہم اندازے اور تجزیہ کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کہی جائے جو کہ زمینی حقائق کے قریب ہو، تاکہ لوگوں کو اعتبار بھی آ سکے اس بات پہ۔ میں نے آپ سے بات یہ کرنی تھی، جب میں اکانومی کی بات کر رہا تھا، تو اس میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ، یہاں پہ جو امریکہ میں سیٹلرز ہیں پاکستانی، ان کے ساتھ جو بہت بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی آرمی چیف نے۔ ابھی کل ہی ڈنر ہوا ہے، بہت زبردست ڈنر تھا ایمبیسیڈر کے گھر کے اوپر، اور وہاں پہ آرمی چیف صاحب نے ملاقات کی، اور انہوں نے وہ تمام باتیں کہیں دل کھول کر، جو پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر، وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا سے پاکستانی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا نوبل نام ہے، تنویر احمد ہے، یہاں سے امریکہ ہیوسٹن سے۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی نسٹ یونیورسٹی کو $9 ملین دیے ہیں ڈونیشن، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئی ٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اور وہاں پہ جو جی فور کے بعد G5 آ چکا ہے، اور پلس میں جو کمپنیز ہیں وہ انٹرنیٹ کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی ان علاقوں کے اندر جو ٹیلی ڈینسٹی جہاں پہ کم تھی وہاں تک اپروچ کر رہے ہیں۔ تو ان صاحب نے، تنویر احمد نے اپنے $9 ملین کا جو خطی رقم دی ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے، $90 لاکھ بنتے ہیں۔ تو اس کا ظاہر ہے ایک بہت بڑی فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ہوگا، اسکالرشپس ان کو ملیں گے، ساتھ ہی میں آئی ٹی کے جو نیا انفراسٹرکچر ہے اس میں وہ اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے۔ تو آرمی چیف نے ان کو نہ صرف پاکستان کا فخر قرار دیا، بلکہ ساتھ میں تعریف کرتے ہوئے تمام وہاں پہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام کو یہ کہا کہ دیکھیں، آپ اس سے گائیڈ لائن لیں، اس بڑے قدم کو جو ہے وہ اس کے نقشے قدم پر چلیں اور پاکستان کی طرف آئیں۔ اور انہوں نے وہ بات جو کہ میں نے آپ سے کرنی تھی ابھی، کہ ڈینائی کیا اس بات کو کہ کسی بھی قسم کا کوئی پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر ہیں، چاہے وہ یورپ میں، انگلینڈ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی، وہ چاہے کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو۔ نہ ان کے پاسپورٹ ضبط کیے جا رہے ہیں، نہ ان کی نیشنلٹی کو منسوخ کیا جا رہا ہے، نہ ان کے آئی ڈی کارڈز بننے پر پابندی ہے، نہ ہی ان کے جب وہ لینڈ کرتے ہیں پاکستان میں ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، نہ ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اپنی وضاحت انہوں نے ضرور پیش کی ہے کل کے جو ڈنر ہے اس کے اندر۔ لیکن جو اکانومی کی جو صورتحال ہے جس کا آپ بار بار تذکرہ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کی کیا بات کی ہوگی، تو ڈیفینیٹلی یہ کنیکٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جب آپ کا جو ملک ہے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ لیکن جب تک آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، یعنی آپ کے ملک کے اندر کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی، آپ کی پارلیمان جزو معطل ہوگا، تو ظاہر ہے پھر اکانومی کیسے چل سکے گی۔ تو شاید یہ ہماری اطلاعات ہیں بڑے مختلف جو ہمارے دوست وہاں پہ موجود تھے ان کی طرف سے، کہ انہوں نے وضاحت سے ہی کہا کہ الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے ساتھ یہ آپ کا بلکہ بہت امپورٹنٹ ہوگا آپ کے پروگرام کے لیے کہ یہ آرمی چیف کی طرف سے یہ آنا کہ الیکشن ہوں گے وقت پہ، اور ساتھ ہی میں جو بھی حکومت بنے گی، چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، یا پیپلز پارٹی ہے، یا کوئی اور جماعت ہے، پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا انہوں نے، اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ وہ کسی جماعت کے خلاف ہیں۔ تو وہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی میں اپنا کردار ادا کرنے کی، یعنی کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، امپارشل ہوں گے اور اوپن ہوں گے، اور ساتھ ہی میں وہاں پہ جو نئی حکومت ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے لوگوں کا کنسرن تو تھا کہ کون نیا وزیر اعظم بنے گا، تو انہوں نے کہا کہ جس کو ووٹ ملیں گے وہ وزیر اعظم بن جائے گا، وہ نہیں، اس وہاں پر اوائڈ کر گئے۔ امریکہ جی، میں امریکہ میں بڑی پروٹیسٹ چلی ہیں عمران خان کی حمایت میں، اور وہاں پر بہت سارے کانگریس مینوں کو بھی اپروچ کیا گیا ہے۔ تو امریکہ میں آرمی چیف کے کانوں تک یہ لوگوں نے بات پہنچائی ہے کہ جو امریکن پاکستانی ڈائسپورا ہے یا یورپ UK میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ میجارٹی بہت کنسرن ہے، اور وہ ان کی امیدوں کا محور اور مرکز عمران خان تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بہت ساری انویسٹمنٹ وغیرہ کے بارے میں سوچا ہوا تھا۔ تو اگر وہ آدمی بند ہے تو وہ کم از کم لوگوں نے ٹیلی ویژن آف کر دیے ہیں، اخباریں پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، پاکستان کے معاملات میں انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا ہے۔
تو یہ بھی کم از کم کہیں نہ کہیں جگہ آرمی چیف کو کچھ لوگوں نے بتایا ہوگا کہ سب اچھے کی رپورٹ وہی لوگ ملے جو کہتے تھے نہیں جی آپ اچھے ہیں، نواز شریف اچھا ہے یا باقی جماعتیں بہت اچھی ہیں۔ خان صاحب، میں نے بھی آپ کو کیا کہا کہ وضاحت دینی پڑی ہے انہیں۔ انہیں یہ کہنا پڑا ہے کہ پاکستان میں وقت پہ الیکشن ہوں گے، انہیں کہنا پڑا ہے کہ یہ امپارشل اور انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ تو جو بھی پارٹی اکثریت حاصل کرے گی وہ حکومت بنائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی ایسی بات پوچھی گئی ہوگی، ان سے کوئی ایسی بات کہی گئی ہوگی، کیونکہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل افیئرس کے اوپر بات کرے۔ نہیں آرمی ایک چیف کا طرف یہ کام دیکھیں، نہیں ہے کہ وہ نہیں ایک پولیٹیکل کمنٹری بالکل کرے ٹھیک، کہیں بھی بیٹھ کے، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ خاص طور ٹھیک پہ ہے۔ امریکہ میں بیٹھ کے۔ ایک 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 دیکھے نا، ایک طرف تو نواز شریف صاحب ہیں جو کنوکٹڈ ہیں، جن کے خلاف کیسز تھے، اور عدالتوں نے انہی لا کی کتابوں میں انہی ججوں نے ان کو سزائیں دی تھی، اور ہوں وہی جج ان کو وہی قانون وہی آئین ان کی بالکل انہیں اس وقت بریت دے رہا ہے، اور ان کے سارے راستے اور پروٹوکول سب کچھ جو ہے ہو رہا ہے۔ تو دوسری طرف ایک آدمی ہے، وہ اس کے ساتھ عوام زیادہ ہے، میں نہیں کہتا ہوں بلکہ آپ سرویز بتاتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں وہ سب باقی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، الیکشن بھی سر پر ہیں، لیکن وہ جماعت نہ سیاسی قیادت ساری وہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتی، کنونشن نہیں کر سکتی، تو پھر کس طرح اسٹیبلٹی ملک کے اندر آئے گی؟ یہ تو آرمی چیف کو تو وہاں جو لوگ تھے وہ ڈائسپورا تھے، وہ ویسے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے مفاد کا تحفظ کرتے ہیں، ہر وقت پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات تو کہیں نہ کہیں پوچھائی ہوگی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ 70% نہ صحیح، چلو 50% ہی لوگ کہہ لیں، یوتھ بھی کہہ لیں، وہ ایک پارٹی کے ساتھ ایک لیڈر کے ساتھ ان کو سائڈ پر کر کے تو کون سی اسٹیبلٹی آئے گی اور کون سے الیکشن ہوں گے اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی؟ آپ معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں، سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں، کیا یہ امریکہ اسی طرح کی سیاسی استحکام کی اور ایسے ہی انسانی حقوق کے علمبردار کا ضامن ہے، اسی طرح کا علمبردار ہے جس طرح کا ہمارے یہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیں شراز صاحب، آپ نے پھر وہی بات دہرائی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور فصاحت کے ساتھ، لیکن نہیں، میں سوال سچ کر رہا وہی ہوں ہے۔ یار، میں سچ میں سوال سچ کر رہا وہی ہے ہوں، آپ خان صحافی صاحب، ہیں، خان صاحب یہ سچ وہی لوگوں ہے، کے سچ یہ وہی ہے کہ جب آپ کسی بات کی وضاحت کرتے ہیں، جب بھی مطلب آپ ایز اے گیسٹ آئے ہوئے ہیں کہیں پہ اور آپ وہاں پہ لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بڑا پرپس تھا، یہ پرپسفلی انہوں نے میٹنگ رکھوائی تھی، اور پرپسفلی میٹنگ رکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی یہ ملاقات ہو سکے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ یہاں پر طاقت رکھتے ہیں پیسے کے لحاظ سے اور کنیکٹیوٹی کے لحاظ سے، انہیں اچھی طرح علم ہوگا، ان کے پاس اپنی انٹیلیجنس بھی ہوگی کہ کس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کس طرح سے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور انہیں کیا ضرورت تھی ورنہ لوگوں سے ملنے کی۔ آرمی چیف کا تو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ لوگوں سے آ کے ملے اور لوگوں کو سیاست پہ اس پہ بات کرے، یا ایون اکانومی از ناٹ دا سبجیکٹ آف آرمی، ان وچ کنٹری اٹ ہیپنس کہ وہاں پہ آرمی چیف جا کے جو ہے وہ پیسے مانگ رہا ہو، اور آرمی چیف جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ بھائی آپ آئیں اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، آپ آئیں اور پاکستان کی اکانومی کنٹریبیوٹ کریں، آپ آئیں اور یا دوسرے ملکوں کو جا کے کہے کہ یار پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں آ کے۔ تو یہ بڑا کنسرن ہے پوری دنیا کا اس وقت، اور اس کنسرن کو ملٹری چیف سمجھتا ہے، اور جو ملاقات کرنا ہے اس کا بھی بنیادی پرپز یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی بات براہ راست سن سکیں، اور یہ ڈیفینیٹلی سوال ہوا ہے جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کی ہیں کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم کی مضبوطی کی بات کر رہے تھے، وہ پاکستان کے اندر الیکشن کی بات کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر نئی انتخابات کی بات، نئی حکومت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ باتیں اس کا مطلب ہے ہوئی ہیں وہاں پہ، یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، اور اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے رسپانس آیا ہے۔ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم اس کو اگر اس کی تھریڈنگ اگر ہم کرنا شروع کریں گے تو ہمیں نیگیٹیوٹی کی بجائے مطلب اس کو پازیٹیو اینگل سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہاں اچھا ہاں، ہے کہ انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی ہے انہیں کہ دیکھیں لوگ ہیں کنسرنڈ ہیں، لوگوں کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں، لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک جماعت کے متعلق شاید جیسا ماضی میں کسی جماعت کے خلاف آپریشن ہوتا رہا ہے یا اس کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہی ہیں یا ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے، اسی طرح کا کام ہو رہا ہے، تو پھر مختلف کیا ہے؟ اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ ابھی جب اگر نئی گورنمنٹ الیکشن ہو جاتے ہیں ٹائم پہ فیبرری میں، اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، تو اس میں جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ عمران خان کو باہر نکالنا ہوگا، اور یہ میں آپ کو بالکل حتمی بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ کوئی پولیٹیکل پرزنر ہو، اور یہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا
کہ جب سے डेमोक्रेसी बहाल हुई है मुशर्रफ regime के बाद, हमने खुद विटनेस किया और हम उसका हिस्सा रहे, हम कवरेज करते रहे। और जो उस वक़्त के हुक्मरान थे, बाहर यानी निकालने कि का पीपल्स मतलब पार्टी। बाहर निकालने का मतलब जेल से बाहर निकालना या मुल्क से ही बाहर निकालना? नहीं, वो मुल्क से बाहर जाने को तो तैयार नहीं है इमरान खान। उसके लिए आपने तो उसका सबसे बड़ा निकलना क्रिटिक उसका निकलना बदन ला है हफीजुल्लाह न्याज़ी, उस तक ने तस्दीक किया कि वो टूट नहीं सका है, उसको तोड़ा नहीं जा सका। नहीं तो बड़े-बड़े हमारे इलेक्शन से पहले निकाले तभी तो इलेक्शन होंगे ना, सही फेयर एंड स्क्वायर। चलो उनको ना निकालें, वो उनको नायल करवा दें, उनकी जुबानबंदी कर दें, लेकिन पार्टी तो इलेक्शन लड़े, सब लोग लड़ें, ताकि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो और मुल्क के अंदर इस्तेकाम पैदा हो। तो देखें, आप और हम जो बात कर रहे हैं, शायद यही बातें जो हैं वो उनको सुनाई गई। यही बातें हुई हैं जिसका आप कंसर्न शो कर रहे हैं। लेकिन इश्यू ये है कि मतलब मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हकीकत वही है जो आप और मैं जानते हैं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह होगा। 18 में क्या हुआ था? आप उससे पीछे चले जाएँ, 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ था? उससे पीछे चले जाएँ, 2008 के इलेक्शन में क्या हुआ था? तो ये तो हमारे यहाँ एक पूरा सिमेट्रिकल ऑर्डर है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान में अब कोई नया ज़माना आ गया है, वहाँ पे कोई नई मखलूक आ गई है। मखलूक वही पुरानी है, हुक्मरान पुराने हैं, उनके ताकतवर वही पुराने हैं, उनके मास्टर्स पुराने हैं, ठीक है? तो ये एंगेजमेंट्स जो हैं, ये रखना तो ज़रूरी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप उन चीज़ों को जो कि किसी न किसी तरीके से एंगेज करना चाहते हैं, आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप पाकिस्तान के अवाम का जो बेसिक राइट है वोट का, वो छीन लें हक। ये नहीं हो सकता है। और ये अगर आप करेंगे, तो इसका इम्प्लीकेशन का पता है। और ये इलेक्शन जो वक़्त पे कराने की मेरी तो इत्तलात ये भी थी कि इलेक्शन नहीं हो रहे अभी। और नवाज़ शरीफ भी पसंदीदा उस तरह से नहीं है, जिस तरह से हम पोर्ट्रे किया जा रहा है। बल्कि नवाज़ शरीफ के हवाले से अभी भी जो पूरी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर बाकी लोग भी तो हैं। आर्मी चीफ के अलावा जो पूरी एक ट्रेल होती है जर्नैलों की या उसके नीचे जितने भी उनके उनकी उनकी मैं जमात तो नहीं कहता, फ़ोर्स में डिसिप्लिन फ़ोर्स है। तो उसमें ये कंसर्न पाया जाता है कि नवाज़ शरीफ को जो है वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म वो उनको कैसे तस्लीम किया जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन तो है। लेकिन नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना शायद आसान नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि वो नवाज़ शरीफ इतनी जल्दी उनके केसेस खत्म करवा दिए गए हैं बड़े हाई बजट में। उनके देखें अल अज़ीज़िया से भी वो फ़ारिग हो गए हैं, उससे पहले जो 2 केसेज़ उनके ऊपर चल रहे थे, उससे भी फ़ारिग हो गए हैं। तो ये जो बाइज़्ज़त रिहाई है, ये हम हर दौर में देखते हैं। लेकिन ये अवाम के दिलों से इसको खुरच देना, अवाम के दिलों में ये पैदा कर देना कि वो बहुत फ़र्ज़ शनासी के साथ उन्होंने हुक्मरानी की है पहले माज़ी के अंदर और उनका दामन जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ है। ये बड़ा मुश्किल है यकीन दहानी कराना लोगों नहीं, को। लेकिन हम नहीं कहते। यहाँ पर ये भी तो लोगों ने वहाँ पर अमेरिका में, मैं भी अमेरिका का विजिट कर चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ जी, आप वहाँ और हम पे। इकट्ठे ही थे वाशिंगटन में। हाँ बिल्कुल। जी, लोगों जी। के सेंटीमेंट, अगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी के लोगों की बात करें तो हुँ। हमारे जो अदारे हैं, या मतलब आर्मी चीफ भी आप कह लें, या जो पाकिस्तान के मामलात को देखते हैं, बाहर के लोग भी देखते हैं, या बाहर के मुल्क जिनके इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो समझते थे इंडिया है या अमेरिका है या यूके है, ये सोचते होंगे ये सऊदी अरब है कि नवाज शरीफ वापस आएगा तो पाकिस्तान में लोग उसको बड़ा वेलकम करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी मुसीबत ये बनी हुई है कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो अवामी इज्तिमा से, जलसों से 2 माह के करीब हो गए हैं पाकिस्तान में उन्हें। वो फिर एक जलसे के बाद कोई अ, खास करके कोई जलसा नहीं कर सके हैं, बल्कि इत्तेहाद बना रहे हैं छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक मखलूत, जो जो 2013 के इलेक्शन में जो इत्तेहादी थे, 2018 में जो हुकूमत बनी तो जो इत्तेहादी थे, 2008 में जो हुकूमत बनी वो इत्तेहादी थे, वही सब इत्तेहादियों को अप्रोच कर रहे हैं। तो किस तरह की स्टेबिलिटी बनेगी अगर फर्ज किया उनकी मखलूत हुकूमत बन भी जाती है, इक़्तिदार उन्हें मिल जाता है, वो ना सही तो उनके छोटे भाई से ही शहबाज शरीफ साहब, जिनकी बहुत ज्यादा कबूलियत है, एक्सेप्टेंस है, फ्लेक्सिबल है, उन पर कोई मसले मसाइल नहीं है, उन्होंने अच्छा बच्चा अपने आप को जाहिर किया है। लेकिन मसला फिर वही रहेगा ना कि एक मखलूत हुकूमत 10-12 पार्टियों की, 15 पार्टियों की, ये तजर्बा, ये देग हमने पहले खीर एक पकाई थी, मिक्स अचार का पूरा एक हमने देग पकाई और तजर्बा किया उसमें था, से हाँ, हाँ 18 महीने तक तजर्बा तजर्बा किया करते था, रहे। और फिर चमचा हिलता रहा, और वो जो अभी आप देखें ना 15-16 महीनों में जो हुकूमत पीडीएम की बनी वो किस तरह बनी, और फिर उसने क्या डिलीवर किया। तो भट्टी साहब, ये वक्त है ना सच बोलने का। हमने आर्मी चीफ साहब से क्या कहना है, हमने, मैं तो और आप कोई
कोई वो कमांडो तो है नहीं ना, हमारे हमारे कोई बड़े स्टेक हैं। ये तो हमारे भाई है ना, आप भी पिंडी से हैं, मैं भी पिंडी से हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। हाँ, बेसिकली आर्मी चीफ साहब बहुत। हम क्लेम कर सकते हैं कि हम भी पिंडी वाले हैं। अब हम पिंडी वाली हैं और वो भी हमारे पिंडी वाली है, तो ये बातें तो उनको समझानी पड़ेगी ना। मतलब बात तो ये है कि इस वक्त तो नौ कोई हुकूमत है, हुकूमत है भी तो निगरान हुकूमत है। वो हुकूमत जो है आपको पता है किस तरह की हुकूमत है। तो आर्मी चीफ इज द मैन। हम उनसे बात कर सकते हैं कि ओवरसीज के में पाकिस्तानी कारगिल मास्क हो, 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, कश्मीर का महाज हो, ये ओवरसीज पाकिस्तानी ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, फिर पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं, इनको नेशनैलिटी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के वसीतर मफादात का तफस करते हैं। तो इनके सेंटीमेंट भी कुछ हैं कि हमारी इज्जत हो, इस ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो, हम वहाँ पाकिस्तान में जाएं, नौकरियां करें, हमारे हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हमारी हमारी इकॉनमी चले, हमारी मसनूआत दुनिया में बिके। कहीं चले जाएं इन शेल्फों में, अमेरिका की, ह्यूस्टन की, वाशिंगटन की, वर्जीनिया की, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कितनी पाकिस्तान की प्रोडक्ट उन शेल्फों में पड़ी हुई है जो हम खरीद लें। अगर वहां लिखा हो मेड इन पाकिस्तान तो हम खरीदेंगे ना। नहीं मिलती है, लंदन पेरिस उस तरह की नहीं हमारी मसनूआत बिकती हैं, चूंकि बनती ही नहीं है, जाती ही नहीं है। तो हम लोग हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में। तो हम क्यों नहीं अपनी मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकते? तो कब तक 70-75 साल हमारे मुल्क को हो गए हैं, कर्जे हमारे ऊपर इतने चढ़े हुए हैं। तो ये तजर्बात इस तरह की हम कर करके तो आखिर कहाँ पहुंच गए? जी भट्टी साहब, योर रिस्पॉन्स क्विक देखिए वन। देखिए देखिए शराज खान साहब, ये तमाम बातें जो कि आपने कही हैं बिल्कुल बैन उसी तरह हैं जो हकायक के बिल्कुल मुताबिक हैं। लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो माज़ी का तल्ख़ तजुर्बा है, पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, उसको पनपने नहीं दिया गया। भट्टी साहब, बहुत सारे लोग साफी भी, पीटीआई के सपोर्टर भी, इमरान खान को जो आप क्या कहते हैं फैन क्लब है वो भी इमरान खान की हिमायत में बोलते हैं। लोग सफर भी कर रहे हैं, उनकी पार्टी, उनके लॉयल दोस्त भी। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान से गलतियां तो बहुत सारी हुई है। उसी में एक 9 मई का वाकया हो गया। कम अज कम इमरान खान को जब वो रिहा हुए थे या उन्हें जमानत मिली थी, उन्हें चाहिए था कि वो कोर कमांडर के घर के बाहर जाते, वहां विजिट करते, उसकी कंडमनेशन करते, जीएचक्यू में जाते, कंडमनेशन करते, और खुद इंटरनली अपने सतह पर ये कहते कि जो लोग इस 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उसकी इंक्वायरी करवाते, खुद भी इंक्वायरी करवाते। एक उसके अलावा जब वो हुकूमत में थे तो ज़ाहिर है तारीख अदम एतमाद हो गई थी, कोई मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है, जो कुछ भी हुआ है। भट्टी साहब फिर उन्होंने असम्बली से पूरी अपनी पार्टी लेकर असम्बली से निकल गए, जज्बाती फैसला। फिर 2 जो असम्बलियाँ थी उससे इस्तीफ़ा दे दिया। फिर पंजाब के अंदर आप देखेंगे क्या कुछ नहीं हुआ, फिर उसी में 25 मई का वाक़या भी हुआ। तो ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन इसके बावजूद अब अगर हमारी रियासत या हमारा जो कौमी अदारा है फौज, अगर वो कोई इसको कहीं उसका ड्रॉप सीम करना है। देखिए बेनजीर भुट्टो ने जिन लोगों ने अल जुल्फकार बनाई थी, त्यारा अगवा किया था, उसको पार्टी से निकाल दिया था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो लोग यानी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था उसको पार्टी से निकालना नहीं था, उनको सजाएं तो हुई थी लेकिन उनके साथ खड़े भी नहीं हुए। लेकिन इमरान खान को भी तो कम से कम उन लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए था, कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए थी ताकि रियासत आगे बढ़ती, उनकी पार्टी बच जाती, वो फिर दोबारा इलेक्शन में आ जाते। साफी भी मार खा रहे हैं, कहीं मर गए हैं, कहीं मुल्क छोड़ गए हैं, कुछ मजीद पाबंदियां लग रही हैं। यानी मीडिया के ऊपर हर कोई सफर कर रहा है। ये खतीजा शाह बेचारी, वो जो आज उसको कोयटा लेके गए, उसका कोयटा से क्या ताल्लुक है? खवातीन 35-40 गिरफ्तार हैं, 10,000 के करीब कहते हैं, कोई 25,000 के करीब कह रहा है। लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं। यानी जिन ह्यूमन वायलेशन की आपने अर्ली बात की है, तो इमरान खान को भी कोई माफी, कोई कुछ न कुछ तो करना चाहिए ताकि रियासत आगे बढ़े। खान साहब, आपने बड़ी वज़ाहत और फ़साहत के साथ ही फिर दोबारा बात कही है। मुझे इस बात की नहीं समझ आ रही कि आखिर क्या अमर माने हैं कि खान साहब जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो अकेले नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क अकेले ना चल सकता किसी से, और ना ही कोई इतना काबिल होता है कि वो 33 या 34 करोड़ के मुल्क को अकेले से चला सके।
تو ये उनको गलतफ़हमी जो है वो दूर तो हो चुकी है उनकी, मुझे जो इत्तलात हैं कि उनको ये बता दिया गया है, उनको रियलाइज़ करवा दिया गया है। लेकिन चूँकि वो एक ज़िद्दी आदमी हैं और हमने जब गवर्नमेंट उनकी कवर कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को जब मैं देख रहा था, तो मुझे लगता ऐसे था कि जैसे खान साहब हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और वो बतौर प्राइम मिनिस्टर वो समझते थे कि ये उनका हक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की डायनामिक्स के साथ चलती हैं, जो पाकिस्तान की मजबूरी नहीं है, पाकिस्तान का लाज़िम-ओ-मलज़ूम है। उसमें ये इदारा भी शामिल है जिसकी आप बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान की चूँकि सिक्योरिटी के मामलात इतने टफ़ हैं, खित्ते की जो जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़ है और जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे कश्मीर एक तरफ है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जंग है और तीसरी तरफ आप देखें तो चाइना के साथ आपके मामलात हैं। तो ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स फ़िनोमिनन है। लेकिन खान साहब को शायद इस बात को रियलाइज़ करने की बजाय ये बताया जाता रहा कि जो कुछ आप कहेंगे, जो कुछ आप करेंगे, वही दुरुस्त होगा, वही ठीक होगा। जो आप सोचते हैं, जो आप फैसला सुना देते हैं, बस वही सच है, वही ठीक है। तो अब भी उनको इस तन्हाई के अंदर अपने आप को री-इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है और वो ये बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए कि वो अगर अपने आप को ये अभी भी सुधारने की हम बात नहीं करते, सियासतदान कभी भी वो कोई सुधारने की चीज़ नहीं है कि उसको कोई एक डंडा लेके उसको सुधार दिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब को कई मर्तबा जेल काटना पड़ी, वो अपनी वही बात करेंगे अभी कुछ दिन देख लीजिएगा और उन्होंने लाहौर जब पहुँचे हैं, जिस दिन उन्होंने वही बातें शुरू कर दी, भारत से दोस्ती की भी और यहाँ पे लोगों से बदला लेने की भी और मैं बदला नहीं लूँगा, पहले उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दिया, फिर वो कह रहे नहीं, तमाम का हिसाब-किताब होगा, सब लोगों का हिसाब-किताब होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं सियासतदानों की और वो ये समझते हैं कि शायद उनकी सर्वाइवल इसी में है कि वो माज़ी के अंदर जो गलतियाँ हैं, उनको सीधा किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए। आपने देखा होगा कि ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटर के खिलाफ कौमी असेंबली के अंदर रेज़ोल्यूशन पास हुई। करारदाद पास होने के बाद फिर ये फैसला हुआ कि वो सदर ममलकत नहीं कहला सकता, वो एक डिक्टेटर कहलाएगा और ये फैसला हुआ और उस पर अमल दरामद हुआ और उसको आज भी एक डिक्टेटर के तौर पे अब लिखा और याद रखा जाता है। इसी तरह अभी देखें भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ दोबारा से पेटिशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनको जिस तरह से फांसी लटकाई गई, उनको दी गई फांसी और जिस तरह से उनके खिलाफ फैसले आए, तो इन तमाम चीज़ों को रीएड्रेस किया जा रहा है। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि माज़ी में भी हम मिसालें आपने दे दी हैं, खुद ही जुल्फ़िकार की हो, चाहे वो नवाज़ शरीफ का सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो उनकी पार्टी की तरफ से या पीपल्स पार्टी की रिसेंटली जो बेनज़ीर भुट्टो की इंतकाल शहादत के बाद जो है मुज़ाहिरे हों मुल्क भर के अंदर, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ता है और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना पड़ता है आके। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद इमरान खान को इस वक़्त ये अकेले जो किताबें वो पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो, तो ये भी उन्हें सोचना चाहिए कि अब मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ेगा। अगर कोई ज़िद पे है, कोई और ज़िद पे है, तो आप अपनी ज़िद को थोड़ा-सा नीचे करके मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। और जो मैंने आपको पहले एक जुमला कहा था कि जब नई गवर्नमेंट आएगी, तो सबसे पहला काम यही होगा कि नवाज़ शरीफ आए प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने या उनका भाई शहबाज शरीफ बने या पीपल्स पार्टी से कोई साहब बने। या कोई इंडिपेंडेंट आदमी को बना दिया जाए जो कि ताकतवरों का पसंदीदा हो। तो ये पहला काम यही होगा कि वो इमरान खान को चूँकि वो पॉलिटिकल प्रिज़नर के तौर पे इस वक़्त अंदर हैं, तो उनको निकाला जाए। क्योंकि माज़ी में हमने ये देखा है कि ये प्रेसिडेंट सेट किया जा चुका है जब पहला दौर शुरू हुआ था परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के बाद। तो शायद ये आपकी बात दुरुस्त है किसी हद तक के रियलाइज़ेशन दूसरी तरफ भी मौजूद है। रिकॉन्सिलिएशन भी चाहते हैं, साथ में लोगों के अंदर जो एक नफ़रत का या लोगों के अंदर एक जज़्बात का जो एक पहलू है, उसको भी कम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली और शायद ये हो तो नहीं पाएगा इतनी जल्दी। सब लोग अपनी-अपनी ज़िद पे मतलब खड़े हैं। ऐसा एक माज़ी में भी बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये नारा लगाया था ना कि वो मुशर्रफ को नहीं मानती, तो फिर उन्हें मानना पड़ा था। उन्होंने उसको प्रेज़िडेंट के तौर पे तस्लीम किया था और वो तभी वापस आ सकी थी, आपको याद होगा। उन्होंने अमीन अमीन फ़हीम के ज़रिए मुज़ाकरात किए थे। उन्होंने नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने भी ये इसी तरह जैसे तहरीक-ए-इंसाफ अब किसी और के पास चली गई है, वो भी अपनी पार्टी को छोड़ चुकी थी। उनको शी टेंडर्ड रेज़िग्नेशन। इसी तरह से नवाज़ शरीफ को भी पार्टी अपनी सदारत छोड़नी पड़ी, चेयरमैनशिप भी छोड़नी पड़ी। उनको कायद बनना पड़ा। तो इमरान खान भी आज कायद हैं अपनी जमात के। वो ना चेयरमैन है, ना इस वक़्त प्रेज़िडेंट हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं, माज़ी की मिसालें हैं, जिनको शायद आगे समझ के चलना पड़ेगा और मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है और मेरा हमेशा से चूँकि मैं एक डेमोक्रेटिक रूल्स पर यकीन रखने वाला आदमी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ और मैं लॉ अबाइडर सिटिज़न के तौर पे भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम लोग चाहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद देखें। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को मज़बूत देखें, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मज़बूत देखें, पाकिस्तान के जो रूल ऑफ लॉ है, उस पर हर सूरत में अमल होता हुआ देखें, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी को देखें वो। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हैं, कनेक्टेड हैं और मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर आपको ये ज़्यादा लगेगी कि पढ़े-लिखों वाली गुफ्तगू इस तरह की हम आज कर रहे हैं, सब्जेक्टिव गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये हकीकत पाकिस्तान का केस यही है असल में,
کہ ہم نے جی، اس کیس کو خود خراب کیا ہے، سب نے مل کے خراب کیا ہے۔ اب اس کو ری ایڈریس بھی اگر کرنا ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو تمام لوگوں نے مل کے کرنا ہے، یہ اکیلا کسی بندے کا کام ہے، نہ یہ آپ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اداروں کی طرف سے بھی، آرمی کی طرف سے بھی ریکنسیلیشن کرنے کے لیے ایک ریئلائزیشن ہو گئی ہے، چونکہ عوام کے جذبات اور احساسات وہ بھی ایبسولوٹلی سمجھتے ہیں کہ کریکٹ، عوام ایبسولوٹلی کریکٹ۔ جی ہاں، کیا چاہتی ہے۔ تو معاملہ صرف 3-4 لوگوں کی ضد پر رہی ہے، یعنی ضد نہیں ہونی چاہیے، یہاں عوام ہونی چاہیے، یہ ہمارا ہوں، ملک ہے، آج ہمارے پاس کوئی عہدہ ہے تو کل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، آرمی چیف ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی اور ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ملک ہے تو یہ ان کو عہدے ملے ہیں، یہ ان کی پرسنالٹی بنی ہے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اور ہم لوگوں کے بڑوں نے جس طرح قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کم از کم ہمارا ایک نام تو ہے، جھنڈا ہے، ساری چیزیں ہیں، آئین ہے، دستور ہے، صرف ہم نے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، اور اتنی پوٹینشیل ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اور اس کو آگے بڑھانا ہے۔ بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کے لیے بس آپ اتنا کا ہی، کسی شکریہ۔ کو ناگوار گزرے یا اچھا گزرے، ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، اور ہمارے جو لسنرز ہیں، ہمارا کوئی ریٹنگ کا ایشو نہیں ہے، کوئی ریٹنگ اورینٹڈ ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، ہمارے کوئی اپنے ذاتی سٹیکس نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جن حالات سے ہم ملک سے باہر نکلے، ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے دوسرے بھائی، وہ بھی ملک چھوڑ کر باہر اس طرح دھکے نہ کھائیں، اس طرح آ کر ماں باپ سے دور ہو جائیں، بہنوں سے دور ہو جائیں، اپنے پیاروں کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا سکیں۔ کم از کم یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو استحکام بخشے، اس ملک یہ ملک سلامت رہے، اور یہ قوم سلامت رہے، اور ہم دنیا میں ناقابل تذکیر قوم بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔